ओके, सो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमें मालूम है हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यानी इस चैप्टर में हम दो बातें पढ़ रहे थे, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में और एक पॉपुलेशन के बारे में। अभी अभी हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी बातें खत्म की। ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हमने बातें खत्म की तो हमने ये जाना कि ऑर्गेनिज्म लेवल की जो भी इकोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म लेवल की जो भी इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी को हम लोग ऑटो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से अकेला एक ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, मैं आप कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ एक सेटलमेंट चल रहा है, एवरी ऑर्गेनिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म का सेटलमेंट उसके एनवायरनमेंट पे जब चल रहा है तो अंततः ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, उस और एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अंततः होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा, एडाप्टेशन मेंटेन करेगा, या फिर कुछ रेस्पॉन्सेस देगा जिनको नाम है रेगुलेट, कन्फर्म। याद है? तो आपको मालूम है सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को अंततः अपनी फिजियोलॉजी को बदलना ही पड़ेगा। और इसीलिए ऑर्गेनिज्म लेवल की जो इकोलॉजी है इसे हम लोग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोलते हैं। जब आप एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे टॉपिक पढ़ना, उसी पॉइंट पर यह लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। मैं फिर से इसको डिफाइन कर दूं, व्हाई ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, बिकॉज इस इकोलॉजी के दौरान एवरी इंडिविजुअल ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने सेटलमेंट ले रहा है, और इस सेटलमेंट में अपने आप को फिट रखने के चक्कर में अपनी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को मैक्सिमम कर रहा है या ऑप्टिमम कर रहा है, और इस वजह से उसकी क्या बदल रही है, फिजियोलॉजी। जिसका मतलब इस इकोलॉजी में, इस एनवायरनमेंट ने ऑर्गेनिज्म की क्या बदल दी, फिजियोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। एंड नाउ जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी को खत्म कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरा पार्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी विद द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पढ़ने के बहुत पहले, आप अगर पॉपुलेशन पढ़ें, और पॉपुलेशन पढ़ने के बहुत पहले यानी जब आपको चैप्टर नंबर आपको पढ़ाया जा रहा होगा 1 और 2 एनसीईआरटी का, उस दौरान आपको एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, स्पीसीज। स्पीसीज पढ़ाते वक्त मैंने आपको कुछ 4 पॉइंट पर बहुत फोकस करने के लिए कहा था। अभी मैं वो चारों पॉइंट आपके सामने दोहराता हूं। व्हाट आर द स्पीसीज? स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। पहला पॉइंट, स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल का एक ग्रुप है जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होने चाहिए, which can inbreed or interbreed in nature. Interbreed in nature. दूसरा पॉइंट, to produce offspring. जब इंटरब्रीड करें तो ऑफस्प्रिंग भी पैदा हो, एंड दैट ऑफस्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उस ऑफ स्प्रिंग के पास फर्टिलिटी होनी चाहिए, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सके। वैसे आपको 4 पॉइंट लग रहे होंगे, लेकिन यहां पर 5 पॉइंट पर फोकस करना है, और ये पांचों पॉइंट आप मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंटरब्रीड। तीसरा पॉइंट है नेचर। चौथा पॉइंट है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और पांचवा पॉइंट है द ऑफ स्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल। एक बार मेरे साथ दोहराइए, व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे दैट मस्ट बी फर्टाइल। अगर आप स्पीसीज समझ पाएंगे देन आप पॉपुलेशन आसानी से समझ जाएंगे। आपको लगेगा मैं स्पीसीज पढ़ा रहा हूं, कोई टॉपिक का नाम पॉपुलेशन है, सो क्यों मैं पॉपुलेशन पढ़ाने के बजाय स्पीसीज पढ़ा रहा हूं?
आप समझिएगा, आप अगर स्पीसीज जानते हैं तो पॉपुलेशन पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। व्हाट इज पॉपुलेशन? सी, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। देखिए, या तो मैं डेफिनेशन को यूं शुरू करता पॉपुलेशन की, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, द ऑफस्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल। और या फिर मैं एक लाइन में लिखूं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज लिखते ही ये 5 पॉइंट अपने आप ऑब्वियस हो गए। पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज रिजाइडिंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, रिजाइडिंग इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, याद रखना किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में वो रह रहे हो। और तीसरा, इन पर्टिकुलर टाइम। अब आपको बता दूं, पॉपुलेशन के ये 3 पॉइंट आप मत भूलिएगा। इन पॉपुलेशन के 3 पॉइंट में स्पीसीज के 5 पॉइंट भी हैं। तो टोटल अगर मैं पॉपुलेशन पढ़ाने जाऊं तो मेरे को 7 पॉइंट मिलेंगे, और आप अगर पढ़ पाए मेरे साथ तो अच्छा लगेगा। अगर मैं स्पीसीज की डेफिनेशन को पॉपुलेशन में इंक्लूड करूं तो क्या होगा? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम, group of individual having the morphologically similarity which can interbreed in nature to produce offspring which must be fertile, residing in a particular geographical area and particular time। ऐसा ना हो कि मैं बड़ी डेफिनेशन के चक्कर में आपको कुछ ना सिखा पाऊं। तो आप पॉपुलेशन में 3 पॉइंट पकड़ लीजिए, कभी मत भूलिए। पहली बात, स्पीसीज मस्ट बी सेम, दूसरा पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, और तीसरा पर्टिकुलर टाइम। और इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको सामने डिसाइड बता रहा हूं, आप जरा से ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक लेक्चर थिएटर है। लेक्चर थिएटर है, इसका मतलब है मैं बोलता हूं ज्योग्राफिकल एरिया आपको मिल गया, ये लेक्चर थिएटर जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरा, मैं बोल रहा हूं कि अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। अगर सुबह के 11 बज रहे तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। और मैं बोलूं होमो सैपियंस, दैट इज ह्यूमन, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या है? तो यहां पर बैठे हुए जितने स्टूडेंट हैं इंक्लूडिंग मी, ये ह्यूमन की पॉपुलेशन बताते हैं आज 11 बजे और इस लेक्चर थिएटर में। बट यही लेक्चर थिएटर रहेगा, टाइम बदल जाएगा। द लेक्चर थिएटर विल बी सेम, और आज रात के 12 बजे मैं बोलूं पर्टिकुलर टाइम चेंज कर दिया। अब बताइए होमो सैपियंस क्या होंगे? 0, क्योंकि यहां पर कोई होगा नहीं, या बंद होगा। इसका मतलब है कि इस पॉपुलेशन को डिफाइन करते वक्त ये 2 फैक्टर बहुत जरूरी है। वन इज नोन एज ज्योग्राफिकल एरिया, अनदर वन इज नोन एज पर्टिकुलर टाइम, और साथ में क्या है? स्पीसीज। अगर मैं कह दूं कि रात के 12 बजे यहां कोई पॉपुलेशन नहीं होगी तो ये गलत है, क्योंकि हो सकता है यहां पर रहने वाली कुछ एंट्स हैं, कुछ मॉस्किटोज हैं जो यहां पर होंगे, लेकिन तब वो होमो सैपियंस की स्पीसीज नहीं होगी, वो स्पीसीज बदल जाएगी। इसलिए पॉपुलेशन को डिफाइन करते वक्त 3 बातें बहुत ध्यान से समझनी है। नंबर 1 इज स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज, देन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, एंड देन पर्टिकुलर टाइम। तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आप एक बार इसे रिवाइज करिए और मुझे बताइए, क्या ऑर्गेनिज्म की जो इकोलॉजी है, क्या वो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट है? इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और आज मैंने आपको पढ़ाया है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपको बताने पड़ेंगे। पॉपुलेशन समझने के लिए पहले आपको क्या समझनी पड़ेगी? स्पीसीज, और स्पीसीज अगर आपको समझ में आ गई तो पॉपुलेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो स्पीसीज के कुछ 5 पॉइंट और पॉपुलेशन के कुछ 3 पॉइंट। और ऐसे एनसीईआरटी ने आपको पॉपुलेशन के कुछ एग्जाम्पल दिए। एक्चुअली मैं चाहता हूं आप एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारा एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। इस वजह से आप एनसीईआरटी में इनके एग्जाम्पल देखिएगा। इन एग्जाम्पल्स में उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। बोलते हैं कि मान लीजिए एक वेटलैंड है, वहां पर कॉर्मोरेंट्स, ये एक पक्षी हैं कॉर्मोरेंट्स, ये वेटलैंड में है। तो जितने भी वेटलैंड मतलब ऐसा जहां पर थोड़ा बहुत पानी आ गया, भरतपुर में वेटलैंड है जैसे, तो उन वेटलैंड में, एस्चुरीज में जो कॉर्मोरेंट्स नाम के पंछी हैं, वो सब एक ही स्पीसीज के हैं। और अगर वो सब एक ही स्पीसीज के हैं तो सब एक ही पॉपुलेशन के। फिर उन्होंने बोला रैट्स, आपके घर में रहने वाले जितने चूहे हैं वो आपस में एक पॉपुलेशन है। साथ में उन्होंने बोला रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग। अबंडेंट ड्वेलिंग का मतलब है
ऐसी जगह पर जहां पर आप कहेंगे कोई नहीं रहता, खंडहर है, लेकिन उस खंडहर में भी कुछ चूहे रह रहे, तो आपके हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन वहां 0 है, लेकिन रेड पॉपुलेशन होगी वहां पर। ओके, एंड नाउ जो तीसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इट इज बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट। बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, एक कल्चर प्लेट के जितने भी बैक्टीरिया हैं, एक ही स्पीसीज के जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो आपस में एक पॉपुलेशन पैदा करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने स्पीसीज की डेफिनेशन में क्या लिखा था, इंटरब्रीड। और इंटरब्रीड इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल? सेक्सुअल। और बैक्टीरिया जब कल्चर प्लेट में आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया ओनली, इन केस ऑफ बैक्टीरिया ओनली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पीसीज का क्राइटेरिया हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पीसीज की डेफिनेशन का एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो कल्चर प्लेट के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आपस में एक पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्लेट भी है, पर्टिकुलर टाइम भी है। रेड किसी एबंडेंट ड्वेलिंग में, कॉर्मोरेंट किसी वेटलैंड में, चींटियां किसी पेड़ पर या किसी घर में। तो ये सारे के सारी चीजें आपको पॉपुलेशन देंगी, और इस तरीके से आप पॉपुलेशन के बारे में समझने लगते हैं। अब पॉपुलेशन के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनको समझना हमारे लिए जरूरी है, बट उसके पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। एक बार रिवीजन करते हैं ताकि बोर्ड भी खाली हो जाए। यस, सबसे पहले स्पीसीज। Yet what is species? Is a group of morphologically similar individual which can interbreed in nature to produce offspring which must be fertile. और population में तीन बातें हैं। Population is a group of individual of the same species residing a particular geographical area, particular time. तो species, particular time। और इनके एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप प्लीज उनको गो थ्रू करें, उन्हें जरूर पढ़ें जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए, और एग्जाम्पल होने के बाद अब हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी आपने बोला, या फिर मैंने बोला आपसे, कि जब भी कभी ऑर्गेनिज्म पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी चेंज होगी। बट जब किसी पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन मतलब जहां पर मैनी इंडिविजुअल है, किसी भी पॉपुलेशन पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना इस एनवायरनमेंट के इफेक्ट में कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेंगे, जो कि फिट होंगे कि अनफिट होंगे, अनफिट। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो सरवाइव कर जाएंगे। इसका मतलब है अगर हम लोग पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंडेंट है। इट डिपेंड अपॉन द नेचुरल सिलेक्शन, और इस नेचुरल सिलेक्शन के दौरान सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, और जो फिट नहीं होगा वो मर जाएगा, और जो मर गया है वो पॉपुलेशन से अलग हो जाएगा। इसीलिए बोलते सॉरी बोलते हैं पॉपुलेशन लेवल की जो इकोलॉजी है वो दो साइंस को आपस में जोड़ती है। वन इज नोन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब आपको लगेगा व्हाट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सो मैं बोलूंगा आपको याद करना पड़ेगा हार्डी-विम्बर्ग रूल। क्या आपको याद है? इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। और ये किससे वेरी हो जाती है? नेचुरल सिलेक्शन से। मैंने 5 और तरीके बताए थे जिसमें हार्डी-विम्बर्ग रूल फॉलो नहीं होता है। आप याद करिए और समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा इवोल्यूशन से, तो याद रखना ये दो चीजों को आपस में जोड़ती है। पहली चीज यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक द पॉपुलेशन जेनेटिक्स विद द इवोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। तो मैं कोई बोलूं कि ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी इज अ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, सो अगर मैं पूछूं द इकोलॉजी ऑफ द पॉपुलेशन लेवल इज द इकोलॉजी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इकोलॉजी ऑफ, एंड नाउ this will link the population genetics to the evolution, and there are so many attributes जो population से related हैं, which I am going to discuss. Okay, so after population there is one more topic, that is known as population attributes.
पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन कौन से और से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने चाहिए। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में जो सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है, इट इज नोन एज बर्थ रेट। लिखते वक्त इसे बर्थ रेट ही बोलते हैं। डिनोट इसे करते हैं स्मॉल बी से, आप याद रखिएगा, इसे कैपिटल बी से कभी भी डिनोट नहीं करते, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। और ये बर्थ रेट नॉर्मल बर्थ रेट नहीं है, इट इज नोन एज बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में हर एक इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में बर्थ का क्या रेट है, इसको डिफाइन करने के लिए बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम है। समझने की जरूरत यह है कि अगर मैं इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं तो वो क्या होगा। वो देखिए, उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक पॉन्ड है, तालाब। सो इस पॉन्ड में t इक्वल टू टाइम, जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0, जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो यहां पर लोटस के प्लांट थे, लोटस प्लांट काउंट किए गए और हमने पाया कि यहां पर लोटस के लगभग 20 प्लांट्स हैं, 20 प्लांट। और t इक्वल टू टी टाइम पर अगर हम मान लें कि ये टी टाइम के आफ्टर, कुछ समय के बाद, यहां पर जो लोटस प्लांट थे वो इंक्रीज होकर के 28 हो चुके। तो बड़ा ऑब्वियस बात है, कोई भी बता देगा 20 प्लांट में 8 प्लांट ऐड हुए। तो कहां से ऐड हुए? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। आपको मालूम है रिप्रोडक्शन का मतलब है बर्थ। बर्थ होने की वजह से यहां पर 8 लोटस के प्लांट इंक्रीज कर गए। तो हम इनको छोटा छोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देते वक्त कुछ आपको कुछ लेबलिंग और कुछ डिनोट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल पॉपुलेशन t, इसको हम लोग n0 मानेंगे। t इक्वल टू टी टाइम पर, यानी कुछ टाइम के रेस्पेक्ट के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसे हम nt मानेंगे, nt। इसको समझने की कोशिश करिए, इट इज अ इनिशियल पॉपुलेशन, इट इज अ फाइनल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन के बीच में डेल्टा n हुआ। व्हाट इज डेल्टा n? दैट इज नोन एज चेंज इन पॉपुलेशन। अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो और भी सही आप आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में 20 थे, बाद में 28 हुए, चेंज कितने का हुआ? 8 का। तो अगर मैं सिंपल बर्थ पूछूं, कितने लोग पैदा हुए, दैट इज कैपिटल बी, माइंड इट इज स्मॉल बी, इट इज कैपिटल बी। मैं पूछूं कितने लोग पैदा हुए, इट इज कैपिटल बी, 8 लोग पैदा हुए। लेकिन व्हाट इज स्मॉल बी? स्मॉल बी एक्चुअली रेट ऑफ बर्थ है, बर्थ का रेट है पर यूनिट टाइम। और बोला ये पूरा का पूरा काम 1 साल के अंदर हुआ। तो हमारे पास पूरा समय मिल गया 1 साल। इनिशियल पॉपुलेशन मिल गई 20, फाइनल पॉपुलेशन मिल गई 28, चेंज इन पॉपुलेशन मिल गई 8। अब आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज स्मॉल बी? स्मॉल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन बी अपॉन एन नॉट। वैसे भी आप मैथ से परेशान, लेकिन बायोलॉजी में एक छोटी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए। व्हाट इज डेल्टा एन बी? डेल्टा एन बी इज चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ। बर्थ की वजह से होने वाला चेंज इन पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज डेल्टा एन बी। व्हाट इज एन नॉट? इनिशियल पॉपुलेशन। और ये इन दोनों का रेशियो क्या देता है? बी। जरा कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। कैलकुलेट करने पर आया डेल्टा एन बी इज 8, इनिशियल पॉपुलेशन इज 20। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4। दिस 0.4, अगर मैं किसी से बोलूं कि 0.4 बच्चे पैदा हुए तो ये एक एब्सर्ड सी बात होगी। 0.4 बच्चे, कोई आदमी 1 से कम कैसे पैदा हो सकता है? एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रेट और द बर्थ रेट। ये जो 0.4 है, ये आपको आइडिया देता है कि इनिशियल में 20 लोगों में हर लोग पर कितने लोग पैदा हुए। अगर मैं बोलूं कि अगर एक बंदा होता तो कितना पैदा होता? 0.4।
2 होते तो 0.8, इसी तरीके अगर 10 लोग होते तो कितने पैदा होते? 4, और इसी तरीके से अगर 20 लोग होते तो कितने पैदा हुए? 8। इसका मतलब ये जो बर्थ है, ये बर्थ कोई नॉर्मल बर्थ नहीं, ये पर इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में, माइंड इट, पर इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में। कल को मैं अगर आपको बता दूं कि कहीं की बर्थ रेट 0.4 है, 0.4 है, और इनिशियल पॉपुलेशन 40 थी, माइंड इट, इनिशियल पॉपुलेशन 40 थी, N0 40 थी, और बर्थ रेट 0.4 है, तो बताइए चेंज इन पॉपुलेशन क्या होगी? बड़ा आसान है निकालना, फॉर्मूला वही है, आप देखिए, B इज इक्वल टू एन टी, सॉरी, डेल्टा एन बी अपॉन एन नॉट। हमें इनिशियल पॉपुलेशन दे दी गई 40, दैट इज 40, हमें निकालना है चेंज इन पॉपुलेशन, दैट इज डेल्टा एन बी, और बर्थ रेट दे दी गई 0.4। अगर हम डेल्टा एन बी निकालने जाएंगे तो डेल्टा एन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 40, दैट विल बी 16। देखिए अभी भी बर्थ रेट 0.4 है, तब भी बर्थ रेट 0.4 थी, लेकिन इनिशियल पॉपुलेशन बदलने पर चेंज इन पॉपुलेशन बदल गया। इनिशियल पॉपुलेशन था 20, तो चेंज इन पॉपुलेशन था 8। अगर इनिशियल पॉपुलेशन होगा 40 तो चेंज इन पॉपुलेशन क्या हो गया? 16। और इसका यह मायने है कि अगर मैं 0.4 मान के चल रहा हूं, दोनों जगह पर बर्थ रेट सेम है, लेकिन चेंज इन पॉपुलेशन सेम नहीं है, क्योंकि ये बर्थ रेट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल 20 थे तो चेंज था 8, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल 40 हुए तो चेंज हुआ 16। इसका मतलब ये जो बर्थ रेट है, इट विल डिपेंड अपॉन पर इंडिविजुअल, एंड दैट रेट विच डिपेंड अपॉन पर इंडिविजुअल इज नोन एज पर कैपिटा। If we saying that it is per capita, इसका मतलब होता है पर इंडिविजुअल। हम बोलते हैं ना इनकम पर कैपिटा, किसी बंदे की इनकम, घर में 4 लोग हैं और 4000 घर में रुपए आ रहे, तो एक आदमी 4000 लेके आ रहा, लेकिन 4 लोग होने पर हर बंदे के ऊपर कितना रुपया आया? 1000। इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी इनकम एक ही बंदा लेके आ रहा, लेकिन पर इंडिविजुअल कितना जा रहा? 1000। इसीलिए पॉपुलेशन में बढ़ 0.4 रहा है, तो इसका मतलब 0.4 क्या 0.4 बच्चे बढ़े? नहीं, हर एक इंडिविजुअल पर कितना? 0.4। और मेरा आप यकीन मानिए, आप इस इक्वेशन को कभी मत भूलिएगा, दैट इज नोन एज B इज इक्वल टू डेल्टा एन बी इज इक्वल टू एन नॉट। और इसी इक्वेशन से मैं दूसरी इक्वेशन डिराइव करके आपको देता हूं। देखिए यह डेल्टा एन बी अगर मुझे निकालना होगा तो क्या होगा? इट इज एन नॉट इंटू बी। अब आप कैसे निकाल रहे हैं इसको समझ पाएंगे। हमने क्या किया, हमें डेल्टा एन बी निकालने के लिए एन नॉट इंटू बी कर दिया। तो 2 इक्वेशन है आपके सामने जो बर्थ रेट पर कैपिटा के हिसाब से। मैं फिर से चालू करूं, ये बहुत बढ़िया मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेमोग्राफिक कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और मैं एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बनाऊंगा। बिना इन इक्वेशन के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन पे बहुत फोकस रखिए, एक एक करके इसे मिटाते चलते हैं। चलिए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में सबसे पहला एट्रीब्यूट है बर्थ रेट। ये नॉर्मल बर्थ रेट नहीं है, मेरे साथ आप दोहराएंगे, इट इज बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। इसको समझने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल देते वक्त उन्होंने बोला कि एक पॉन्ड में, एक बेटा तालाब में, शुरुआत में जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया तो 20 लोटस के पौधे थे, 20 लोटस प्लांट थे, जिसको हम लोगों ने एन नॉट माना, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। 1 साल के बाद जो टाइम पीरियड माना गया, 1 साल माना गया, वहां पर 28 लोटस के पौधे हुए। तो 28 लोटस के पौधे कैसे आए? ड्यू टू द बर्थ। तो आपको डेल्टा एन बी का मतलब है चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ, वो कितना मिला? दैट इज 8। अब आपको पर कैपिटा निकालते वक्त मैंने एक फार्मूला दिया, आपके सामने है, B इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन एन नॉट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। इसी से रिलेटेड मैंने दूसरा इक्वेशन बनाया और आपको निकाल के दिखाया कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन 20 थी और फाइनल पॉपुलेशन 28 थी, तो बताइए बीच में चेंजेस कितना आया? 8 का। 8/20 बराबर 0.4। 0.4 का मतलब यह है कि उस जगह पर 0.4 लोग नहीं बढ़े, बल्कि मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल पर कितना बढ़ा? 0.4। तो अगर 20 होते तो कितने बढ़ते? 8, और अगर 40 होते तो 16। इस तरीके से हम लोग
दूसरा एट्रीब्यूट भी पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज डेथ रेट। मैं फिर से बोल दूं, डेथ रेट को यहां पर स्मॉल डी से डिफाइन करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। यह भी नॉर्मल डेथ रेट नहीं है, इट इज नोन एज डेथ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। डेथ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। देखिए, इसको भी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल वही तरीका है, बस इस बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बदल दिए हैं, और बदल देते वक्त इन्होंने नाम लिया है ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। हमें मालूम है ड्रोसोफिला को हम लोग अपने लैब में पाल सकते हैं। बोलते हैं ड्रोसोफिला को जब हमने पाला तो उस दौरान वहां पर इनिशियल ड्रोसोफिला 40 थी, यानी हमारे लिए N0 मिल गया। N0 का मतलब इनिशियल पॉपुलेशन 40 थी। बोलते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, 1 या 2 वीक के बाद या फिर 1 महीने के बाद, जो भी पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, एंटी पॉपुलेशन हुई, उसमें से 36 ड्रोसोफिला बची। बड़ा ऑब्वियस है, बच्चा भी बता देगा कि 40 थे, 36 क्यों बची? क्योंकि 4 की डेथ हो गई, और 4 की अगर डेथ हुई तो चेंज इन पॉपुलेशन क्या आया? डेल्टा एन डी। डेल्टा एन डी अगर चेंज इन पॉपुलेशन आया तो वो कितना आया? 4। अगर मैं इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊं तो व्हाट विल बी द स्मॉल डी? स्मॉल डी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एन डी अपॉन एन नॉट। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन नंबर 3। आप इसे जरूर ध्यान रखें। सर, इस कैलकुलेशन के हिसाब से व्हाट विल बी द डेथ रेट? निकाल के देखिए। चेंज इन पॉपुलेशन इज 4, इनिशियल पॉपुलेशन इज 40, will equals to 0.1. what it means? क्या 0.1 ऑर्गेनिज्म मरा? नहीं, इसका मतलब है हर ऑर्गेनिज्म में 0.1 मरा। अगर 10 लोग होते तो 1, 20 लोग होते तो 2, 30 लोग होते तो 3, और इसीलिए 40 लोगों में कितना? 4। और मैंने बोला यहां पर भी चेंज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए ड्यू टू डेथ आप जा सकते हैं N0 इंटू डी। अब अगर ये 4 इक्वेशन आप नहीं भूलते तो डेमोग्राफिक कैलकुलेशन में आपको कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली। देखा जाए तो केवल यहां पर 2 ही इक्वेशन है, बाकी दोनों इक्वेशन उनके डेरिवेशन है। तो व्हाट इज स्मॉल बी? इट इज अ बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू डेल्टा एन बी अपॉन एन नॉट, चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज स्मॉल डी? डेथ? नो, नॉट डेथ, इट इज डेथ रेट, दैट इज चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। ये डेरिवेशन और ये डेरिवेशन एक दूसरे के संपूरक है, वैसे ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है। और इस तरीके से हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट करने के तरीके बना पाते हैं। अगर आपको बर्थ रेट और डेथ रेट सही ढंग से मालूम चल गए तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट नॉर्मल बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं है, दीज आर बर्थ रेट पर कैपिटा एंड डेथ रेट पर कैपिटा। तो हम लोगों ने 2 एट्रीब्यूट पढ़े, मैं इसे मिटाता हूं, आप बताते जाइए। पहला एट्रीब्यूट था बर्थ रेट पर कैपिटा, दूसरा एट्रीब्यूट था डेथ रेट पर कैपिटा। बर्थ रेट और डेथ रेट पर कैपिटा के इक्वेशंस आपके सामने, बोलते जाइए। स्मॉल बी इज इक्वल टू डेल्टा एन बी अपॉन एन नॉट। व्हाट इज डेल्टा एन बी? एन नॉट इंटू बी। what is d? delta nd upon n naught, and likewise what is delta nd is equal to n naught into d। और इस तरीके से 4 इक्वेशन है जो आपके लिए आगे का काम आसान करेंगे। इन 2 एट्रीब्यूट के पास, माइंड करिए 2 एट्रीब्यूट पढ़ा दिए मैंने, बर्थ रेट और डेथ रेट। तीसरा एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो। बड़ी फनी सेंटेंस के साथ एनसीईआरटी ये बात शुरू करती है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की बात को दोहराता हूं। कहते हैं अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करता, केवल एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करता, तो मैं नहीं बता पाता कि वो कितना % मेल है, कितना % फीमेल है। या तो वो मेल होगा या तो फीमेल। बट पॉपुलेशन में ये ब्यूटी है कि मैं पॉपुलेशन में बता सकता हूं कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के और कितने लड़कियां, इन दोनों को अलग अलग % वाइज बता सकता हूं। तो बोलते हैं सेक्स रेशियो, इट इज अ % मेल और द % फीमेल। मैं मेल और फीमेल का % निकाल सकता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में मेल और फीमेल का जो % निकालना है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। कई बार बिना % के केवल रेशियो निकाला जाता है, जैसे कि हमारे सेंसस जो होते हैं, सेंसस मतलब हमारी जो जनगणनाएं होती हैं, उसमें सेक्स रेशियो 100 की बजाय
पर 1000 या फिर पर 10,000 निकाला जाता है। जैसे अगर कोई पूछे हरियाणा में गर्ल्स का रेशियो क्या है, किसी ने बोला 796, ये जरूरी नहीं कि ये रियल वैल्यू हो, मैंने एक ऐसी आर्बिट्री वैल्यू बोल लिया। अगर मैंने बोला हरियाणा में 796 लड़कियां हैं, व्हाट इट मींस? इट मींस हर 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं? 796 लड़कियां। इसका मतलब है हम लोग मेल और फीमेल का रेशियो भी निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज सेक्स रेशियो ऑल्सो। पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में भी और मेल और फीमेल का आपस के रेस्पेक्ट में भी। केरला ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें इसका वैल्यू 1000 से ऊपर है, यानी हर लड़के से लड़कियां ज्यादा है। हरियाणा की हालत आप जानते हैं कितनी खराब है। तो सेंसस में सेक्स रेशियो बताते वक्त जनरली हम लोग गर्ल्स अपॉन बॉयज या फिर फीमेल अपॉन मेल का रेशियो निकालते हैं, फीमेल अपॉन मेल का रेशियो निकालते हैं। याद रहे, यहां पर टोटल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में मेल भी पता कर सकते हैं और टोटल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में फीमेल पर पता कर सकते हैं। वो एक अलग तरीके का सेक्स रेशियो है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन, एंड दिस इज द सेक्स रेशियो वेयर वी आर कंपेयरिंग गर्ल्स एंड बॉयज एंड फीमेल एंड मेल। दिस इज थर्ड वन इज नोन एज सेक्स रेशियो। तो मेरे साथ आप बोलते जाइए। 3 एट्रीब्यूट हो चुके हैं। पहला एट्रीब्यूट था बर्थ रेट पर कैपिटा, दूसरा एट्रीब्यूट था डेथ रेट पर कैपिटा, तीसरा एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो, और चौथा एट्रीब्यूट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आता है और बहुत फोकस करने लायक बात है। इट इज नोन एज एज डिस्ट्रीब्यूशन। आप डेमोग्राफी में आप ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां से मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, इसलिए काफी ध्यान से और फोकस से समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो एज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज पॉपुलेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन की परसेंट का, विथ रेस्पेक्ट टू एज ग्रुप। What is age distribution? It is a graphical representation of percentage population with respect to age group। और इसको समझाने के लिए मुझे मेरी तरीके का एक एग्जाम्पल चाहिए। हो सकता है आपको फनी लगे, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करिए। मैंने बोला था पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं, अगर आपको याद हो। पहली बात है स्पीसीज, दूसरी बात है ज्योग्राफिकल एरिया, तीसरी बात है टाइम। मैं ये तीनों पॉइंट को साथ में रखते हुए एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं और फिर मैं एज डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं। मान लीजिए कोई मॉल है, आप कोई भी मॉल अपने मन का ले सकते हैं जहां पर आप घूमने जाते हैं, और ये ज्योग्राफिकल एरिया हमने तय कर लिया, दैट इज अ मॉल। इसी मॉल में हम घूमने गए और टाइम है, इट इज 14th of November, 14 नवंबर, इट इज आई थिंक चिल्ड्रंस डे है, और हम ह्यूमन को वहां पर ढूंढने गए कि ह्यूमन कितने मिलेंगे मॉल में, और उनको कैलकुलेट करने गए। लेट सपोज आपको वहां पर केवल 100 लोग मिलते हैं, आप पर्टिकुलर टाइम पे गए और आपको 100 लोग मिलते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, 100 लोग मिलते हैं मॉल में जो ह्यूमन है। अब इन 100 लोगों में आपको अलग अलग एज ग्रुप के कितने लोग मिलते हैं? आपने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो 0 से 14 साल के उम्र के हैं। आपने एक एज ग्रुप बना लिया, 0 से 14 साल के बच्चों का एक एज ग्रुप मिला। 0 का मतलब है जो बच्चे अभी पैदा हुए, और 14 साल की उम्र तक के कुछ बच्चे यहां पर घूमने आए क्योंकि आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे। जब वो यहां घूमने आए, तुमने देखा कि वहां पर 50 ऐसे बच्चे मिले, मतलब 100 लोगों में, टोटल 100 लोगों में 50 लोग केवल 0 से 14 एज ग्रुप के। ओके, देन आपने दूसरा एज ग्रुप बनाया 14 के बाद में, यानी 14 से लेकर के आपने बना लिया 45 साल का दूसरा एज ग्रुप। आपने देखा 14 से 45 साल के ये वो एज ग्रुप है जो इन बच्चों के मां बाप है, या फिर उस एज में आते हैं जो प्यूबर्टी एज की एज है। तो आपने देखा इनका नंबर लगभग 30 है।
और फिर आपने एक एज ग्रुप बनाया ग्रेटर देन 45 ईयर्स, 45 साल से ज्यादा, यानी ये दादा दादी वाले लोग या बूढ़े लोग हैं। तो आपने पता लगाया कि इनकी नंबर है 20। आप इसे काउंट करके देखिए, 50, 30, 80 और 20, 100। 100 लोगों में 50 लोग ऐसे हैं जो 0 से 14 साल के हैं। फिर आपको 14 से 45 साल के लोगों का 30 लोग हैं, और जो 45 साल से ज्यादा लोग हैं वो 20 लोग हैं। अब आपने इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया। मैंने पहले बोला इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं आपके सामने वो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं जो आपको एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा। देखिए ध्यान से, हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाते वक्त हमने दोनों तरफ एक्स और वाई एक्सिस पर क्या क्या लिया वो ध्यान देने लायक है। हमने जो वाई एक्सिस है इसमें लिया है एज ग्रुप। वाई एक्सिस में हमने एज ग्रुप लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो एक्स एक्सिस है इसमें हमने परसेंटेज पॉपुलेशन ली है। और मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ ड्रॉ करें, आर्बिट्री ड्रॉ करें। लेट सपोज पॉपुलेशन इज 10, 20, ये परसेंटेज चल रहे 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। 100% पॉपुलेशन चल रही है। और इधर एज ग्रुप चल रहा है। एज ग्रुप को हमने लिया 0 से लेकर ये रहा 14 साल का मार्क। तो 0 से 14 साल के मार्क के बीच में ये एज ग्रुप है। 0 चला 1, 2, 3, 4, 14 साल तक। 14 से 45 साल का मार्क ये बना दिया हमने 45 ईयर, और ये उसके ऊपर का मार्क है। अब मैं कहूंगा कि ग्राफ ड्रॉ करिए, तो आप बोलेंगे 0 से 14 साल की उम्र वाले लोग 100 में से कितने हैं? 50। तो आप परसेंटेज लाइन में 50 तक जाएंगे। ये रहा वो 50 का मार्क, और ये रहा वो मार्क, सॉरी ये वो रहा वो मार्क जो आपको एज ग्रुप देता है 0 से लेकर 14 साल तक का। यू गॉट इट? नाउ आपने कहा 14 से 45 साल के उम्र के लोग, 14 से 45 साल के लोग कितने हैं? 100 में 30। 100 में 30 का मतलब 30%। 30% का मार्क ये रहा, यानी 14 से 45 का ग्राफ आपका यहां तक पहुंचा, लाइक दिस। अब आपने कहा 45 से ज्यादा, और आपने बना के रखा है लगभग 70 तक लेके चलना है। आपने एक मार्क वहां पर खींच लिया 70 का या 80 का खींच लिया। अब आपने बोला 45 साल से उम्र के ज्यादा के लोग कितने हैं? 20। आप परसेंटेज लाइन पे आइए, 20 वाली लाइन पर, और आपने ग्राफ खींच दिया, दिस इज 20। अब आपके सामने एक लेडर लाइक ग्राफ बना है, सीढ़ियों जैसा एक ग्राफ बना है। बताइए इस ग्राफ का नाम क्या है? यस, इस ग्राफ का नाम है एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप एज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन मेरे साथ दोहराइए, आपको लगेगा कि आपने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है। व्हाट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज graphical representation. It is a graphical representation of percentage population, not the population. It is percentage population with respect to age group. तो याद रखना, पहला एज ग्रुप है 0 से 14, दूसरा एज ग्रुप है 14 से 45, और तीसरा एज ग्रुप है 45 से ज्यादा। देखिए मैंने होशियारी के साथ ये एज ग्रुप खुद सोचे। क्यों? क्योंकि 0 से 14 एज, अगर आप लाइफ स्पैन नहीं भूले हैं तो, अगर आप लाइफ स्पैन नहीं भूले हैं तो आपको मालूम है बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में आपको 3 फेजेस मिलती हैं। क्या आपको याद है? पहली फेज जुवेनाइल, दूसरी रिप्रोडक्टिव, और तीसरी दैट इज सेनेसेंस, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो 0 से 14 हम जुवेनाइल बच्चे मान लेते हैं जिनमें प्यूबर्टी सेट नहीं हुई है, जिनमें मीनार्की सेट नहीं हुई है गर्ल्स के लिए, और 14 से 45 वो एज है जो रिप्रोडक्टिव एज है, और 45 से ऊपर वाले एज को हम लोग बूढ़ा मान लेते हैं। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं कि 0 से 14 कौन सी एज है तो आप बता पाएंगे सर इट इज प्री रिप्रोडक्टिव। बोलो कैसी है ये? यानी इनको रिप्रोडक्शन करना अभी अलाउड नहीं है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए ये प्रिपेयर नहीं है। दूसरा, 14 से 45 वाली जो एज है उसे क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव एज। और आफ्टर मीनोपॉज दैट इज नोन एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मैं मान रहा हूं 45 साल मीनोपॉज का, जरूरी नहीं 45 हो, लेकिन मैं मान रहा हूं, एंड दैट इज नोन एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो आपको 3 एज ग्रुप मिले, इट इज नोन एज प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इकोलॉजी पढ़ते वक्त हम लाइफ स्पैन को दिमाग में लेकर चलते हैं, इसलिए एज ग्रुप कुछ भी नहीं ले सकते, बल्कि एज ग्रुप लेने का अपना एक तरीका है, और उसमें से पहला एज ग्रुप है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव, तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। And tell me,
What is age distribution? It is a graphical representation of percentage population with respect to age group. और जैसे ही आपके सामने ये ग्राफ बना, इसी को हम लोग बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन. बट एज डिस्ट्रीब्यूशन से मिला जुला, एज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा, एकदम एज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आता है. इस दूसरे टॉपिक को हम लोग बोलते हैं एज पिरामिड. माइंड इट, ये इकोसिस्टम के पिरामिड नहीं है. कई बार जब मैं एज पिरामिड पूछता हूं या पढ़ाता हूं तो बच्चे समझते हैं कि मैंने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा दी है जो कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के हैं. नो, एज पिरामिड का इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल पिरामिड से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात. दूसरा, ये जो एज पिरामिड है, एज डिस्ट्रीब्यूशन का आगे सेक्स रेशियो के साथ क्या रिलेशन है वो समझाता है. देखिए, हो सकता है कि आप मेरे साथ कैरीड अवे हो रहे हो, तो एक बार मैं फिर से डिफाइन करता हूं. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एज ग्रुप. मैंने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है एज ग्रुप और एक्स एक्सिस पर लिया है मैंने पॉपुलेशन. क्या? नॉर्मल पॉपुलेशन की परसेंटेज. और इस तरीके से मेरे सामने एक ग्राफ बना है. नाउ व्हाट इज एज पिरामिड? बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से. एज पिरामिड अगेन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इट इज अगेन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ध्यान से देखिएगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज ग्रुप, सॉरी एज डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो. मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ कैरीड अवे हो गए. फिर से आइए, ये क्या है? ये ग्राफ क्या है? इट इज नोन एज एज डिस्ट्रीब्यूशन. अभी एज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कितना मेल कितना फीमेल ये नहीं बताया. यहां पर मैंने 0 से 14 साल के बच्चे बताए, उसमें ये नहीं बताया कि लड़के कितने लड़कियां कितने. मैंने 14 से 45 साल के लोग बताए आपको जो पेरेंट्स हैं, लेकिन इनमें नहीं बताया कितने मेल कितने फीमेल. और मैंने 45 साल के उम्र के ऊपर के लोग बताए, लेकिन नहीं बताया कि कितने मेल कितने फीमेल. तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में सेक्स रेशियो नहीं है. अगर मैं एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डाल दूं? सेक्स रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा? एज पिरामिड. तभी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं. एज पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो. सो मैं इसी ग्राफ को, द सेम ग्राफ, इस ग्राफ को आपके सामने रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूं. चलिए मेरे साथ रिक्रिएट करने की कोशिश करिए. जब आप मेरे साथ इस ग्राफ को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने क्या आ रहा है? आपको मालूम है ये 10% है, 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 एंड सो ऑन. और इधर आप ले रहे 0 से 14 साल का ये मार्क बना दिया आपने, 14 से 45 साल का मार्क ये बना दिया, और 45 से अबव मार्क ये बना दिया. आप इस ग्राफ को मेरे साथ एक बार फिर से बनाइए. 0 से 14 साल 50%, 14 से 45 साल 30%, और 45 साल के ऊपर 20%. ये एक एज डिस्ट्रीब्यूशन है. पर बच्चा, मैंने इन दोनों ग्राफ को एक ही बनाने के बाद बोला, हमने नहीं बताया कि सेक्स रेशियो क्या है. हमने माना था कि 50 लड़के हैं, लेकिन 50 में नहीं माना था कि मेल कितना फीमेल है. मैंने बताया था 30 एडल्ट हैं और बूढ़े लोग 20 हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था इसमें कितने मेल और फीमेल. और मैं अगर आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलूं, माइंड इट, आइडियल, और मैं बता दूं आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन में सेक्स रेशियो 50-50% है, यानी 50% मेल और 50% फीमेल है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ग्राफ का एक साइड हमें रखना पड़ेगा मेल और ग्राफ को दूसरी साइड हमें बढ़ाना पड़ेगा. और अगर मैंने मेल इस साइड रखा है तो फीमेल इस साइड. बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मुश्किल भले है लेकिन आएगा. और अब फिर से हम 10-20 करते हुए आगे बढ़ते हैं. 10%, 20%, 30%, 40% एंड सो ऑन. अब देखिए, अगर मैंने बोल दिया कि टोटल बच्चे 50 थे, 50 बच्चे थे, तो उसका 50% लड़के थे और 50% लड़कियां थे, तो 50 का 50%, 25 लड़के
25 लड़कियां, यानी 25 मेल और 25 फीमेल। देखिए अब मेल साइड पर ग्राफ पूरा 50 नहीं रहेगा, बल्कि कितना होगा 25, और बाकी 25 किधर की तरफ जाएगा, फीमेल साइड पर। अब ध्यान से देखिए, बाकी 25 फीमेल साइड पर जाएगा। अभी भी कोई पूछे टोटल 0 से 14 साल के कितने बच्चे हैं, 50, लेकिन 25 मेल साइड और 25 फीमेल साइड। नाउ अगर मैं इस ग्राफ को 50% ले जाऊं तो 15 बचेंगे मेल लाइक दिस, और 15 बचेंगी फीमेल। अभी भी बेटा 14 से 45 के लोग 30 ही हैं, लेकिन 15 है मेल साइड, 15 है फीमेल साइड। और अगर मैं इस ग्राफ को दोनों तरफ के ले जाऊं तो ये रहा 10 का रेशियो और ये रहा 10 का रेशियो। अब आपके सामने जो भी डिजाइन आई है, जो भी आपके सामने ग्राफ आया है, इस ग्राफ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ मिल रहा है, मेल साइड भी और फीमेल साइड भी। अगर मेल साइड और फीमेल साइड दोनों तरफ मिल रहा तो बताइए इसका लुक अलाइक कैसा है, पिरामिड की तरह। और अगर ये पिरामिड की तरह है, इसका नाम एज पिरामिड। सो व्हाट इज एज पिरामिड? वंस मोर आप इधर ध्यान देकर बताइए, व्हाट इज एज पिरामिड? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन ये लिखा हुआ है, age distribution with respect to sex ratio. This graph and this graph is having the same values. यहां पर भी बच्चे 50 हैं, यहां पर भी बच्चे 50 हैं, एडल्ट यहां पर भी 30 है, यहां पर भी 30 है, बूढ़े यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 है। लेकिन यहां पर ग्राफ की साइड केवल एक है, क्योंकि हमने मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं किया, और यहां पर मेल और फीमेल को अलग किया, इसलिए इसका लुक अलग है पिरामिड जैसा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एज पिरामिड। और अगर बच्चों आप भूले नहीं हो तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये बच्चे कितनी उम्र के हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 0 से 14। 0 से 14 तो आपको क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा? प्री रिप्रोडक्टिव। ये रहा प्री रिप्रोडक्टिव, और ये कौन है? रिप्रोडक्टिव। और ये कौन है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बहुत सारे लोग जब मैं इस पॉइंट को पढ़ाता हूं तो लोग हंसते हैं, बट प्लीज बहुत डिसिप्लिन बना करके इस बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। रिप्रोडक्टिव एज के लोग वो लोग हैं जो शादियां कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं। ह्यूमन के केस में मैं बता रहा हूं, एनिमल के केस में नहीं, मैरिज कर रहे हैं। द रिप्रोडक्टिव एज द एज ऑफ मैरिज, और मैरिज से होने वाले प्रोडक्ट दैट इज बच्चे, वो ये लोग हैं। अब आप देखकर बताइए, मैरिज करने वाले लोगों की जितना नंबर है उससे ज्यादा नंबर उनके बच्चों का है। इसका मतलब यह ग्राफ आपको बताता है कि हम दो हमारे 4, यानी अगर हम 2 हैं तो हमारे हमसे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा हैं। अब बताइए पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज। डिक्रीज? इट इज इंक्रीज। एंड दैट्स वाई अगर कोई भी बेटा पिरामिड आपको ट्रायंगुलर मिले, कैसा मिले? ट्रायंगुलर। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड मिले, इट इज इंक्रीजिंग। ये आपको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में आइडिया देता है, बिकॉज सबसे नीचे वाला पायदान ये हमेशा बच्चों को बताता है, बीच वाला पायदान ये हमेशा एडल्ट लोगों को बताता है जो रिप्रोडक्टिव एज के हैं, और सबसे ऊपर का पायदान हमेशा किसे बताता है? जो बूढ़े लोग हैं। बूढ़े लोगों की डेथ होगी, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कोई हेल्प नहीं करने वाले। ये लोग हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करने वाले हैं, और ये लोग हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसीलिए अगर पिरामिड कभी भी ट्रायंगुलर मिले तो बताइए पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। एक और ग्राफ आपके सामने मैं यहीं पर बना रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि मैंने आपके सामने क्या बनाया। देखिए ध्यान से, आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया रिप्रोडक्टिव एज, और फिर मैंने आपके ग्राफ बनाया पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ध्यान से देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव एज, सॉरी रिप्रोडक्टिव एज और प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर से मैं बोल दूं, आप ऐसे मत देखिए। ये लोग वो हैं जो मैरिज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मैरिज का प्रोडक्ट हैं, और इनका नंबर ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब इट इज, अगर 2 लोग मैरिज कर रहे हैं तो 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम 2 हमारे 2। इसका मतलब है ये कहानी कुछ बेल शेप पिरामिड की है। ये कैसा था? ट्रायंगुलर। ये कैसा है? बेल शेप। तो बेल शेप्ड जब पिरामिड आएंगे तो याद रखना, ये आपकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां हम 2 हमारे 4, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही। यहां पर हम 2
हमारे 2, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज लगभग बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे ये ग्राफ है जो स्टेबलाइजिंग है, जो आपकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबलाइजिंग है। एनसीईआरटी को ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ आपको 3 जगह पर 3 अलग तरीके से मिलेंगे। नाउ द थर्ड ग्राफ, बेटा तीसरा ग्राफ जब आपको एज पिरामिड का मिलेगा, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए अभी भी मैंने पहली एज ग्रुप बनाई है, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव। बोलो कौन सी? प्री रिप्रोडक्टिव के बाद हमारी एज ग्रुप है रिप्रोडक्टिव। कौन सी ग्रुप? रिप्रोडक्टिव। और दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बताइए कौन सा है? प्री रिप्रोडक्टिव। ये कौन है? रिप्रोडक्टिव। ये कौन है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये बूढ़े लोग हैं जिनकी डेथ है, ये हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले नहीं है। पर इस ग्राफ से दिख रहा कि जितने लोग शादी कर रहे हैं उससे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम 2 हमारा 1। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है जिसको हम डंबल शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डंबल शेप। दिस इज ट्रायंगुलर, दिस इज बेल शेप, दिस इज डंबल शेप। ये इस तरीके का जब भी आपको ग्राफ मिलेगा वो आपकी पॉपुलेशन को डिक्रीज करता हुआ मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा। हम लोग टॉपिक में बहुत आगे तक पहुंचा है। 4 एट्रीब्यूट, टोटल 5 एट्रीब्यूट अभी आपके सामने है। पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट। दिस आर नॉट द नॉर्मल। बर्थ रेट पर कैपिटा, डेथ रेट पर कैपिटा। इसके बाद सेक्स रेशियो, इसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा के बाद 5वां इट इज एज पिरामिड। अगर 5 डेफिनेशन आप बोलते हैं तो मैं आगे बढ़ता जाता हूं। आपके पास जो एज पिरामिड होंगे वो उनमें 3 पायदान होंगे। सबसे नीचे वाली पायदान प्री रिप्रोडक्टिव, बीच वाली रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और आपको देखकर बताना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में ये छोटे छोटे स्लोगन चलते जाते हैं, जैसे यहां पर हम 2 हमारे 4, या फिर यहां हम 2 हमारे 2, यहां पर हम 2 हमारा 1, तो याद रखना जिन भी कंट्रीज में बूढ़े लोगों का नंबर बढ़ रहा वो कंट्री का ग्राफ बेल शेप आएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर बूढ़े लोगों का नंबर बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये ग्राफ आएगा डंबल शेप, तो वहां की पॉपुलेशन डिक्रीजिंग होगी। और जिन कंट्री जैसे इंडिया कंट्री जहां पर बच्चों का नंबर बढ़ रहा, यंग लोगों का नंबर बढ़ रहा, जैसे कि ये ग्राफ है, वहां पर पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होगी। इसलिए इंडिया अभी इंक्रीजिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन में। चाइना कुछ स्टेबलाइजिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन में जा रहा है, अभी नहीं गया है लेकिन जा रहा है। और रहा ऑस्ट्रेलिया या फिर कुछ डेवलप्ड कंट्री जहां पर बूढ़े लोगों का नंबर बढ़ रहा है, बच्चों का नंबर कम बढ़ रहा है, ये लोग डिक्रीजिंग पॉपुलेशन कंडीशन में जा रहे हैं। तो डेमोग्राफी आपको बता देगी, एज पिरामिड आपको बता देंगे। तो चलिए मैं 2 डेफिनेशन पे फोकस करते हुए आगे बढ़ता हूं। पहली डेफिनेशन है एज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन? It is a graphical representation of the percentage population with respect to age group. And now what is age pyramid? It is a graphical representation of age distribution with respect to sex ratio. और 3 तरीके के पिरामिड, और 3 पिरामिड में 3 तरीके की एज ग्रुप। पहली एज ग्रुप जो सबसे निचले पायदान पे है, इट इज प्री रिप्रोडक्टिव, जिसे हम जुवेनाइल बोलते हैं। दूसरा पायदान है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा पायदान है सेनेसेंस लोगों का, जिनको हम लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। और 3 तरीके के ग्राफ, ट्रायंगुलर, बेल शेप, डंबल शेप। ट्रायंगुलर इज इंक्रीजिंग, बेल शेप it is stabilizing, and the dumbbell shape it is a decreasing. ओके, इसके बाद के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।